नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसून। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम प्रेरणादायी व्यक्तित्व। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के उस महानायक की जिसकी चर्चा बहुत कम हुई है, जो अनेक क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बने। आज़ादी के बाद भारत कैसा हो, इसकी रूपरेखा उन्होंने बनाई थी। पूर्ण स्वराज्य की बात करने वाले और आज़ाद भारत में गणराज्य की बात करने वाले वही थे। सशस्त्र क्रांति से लेकर आर्थिक व्यवस्था पर चिंतन करने वाले इस महान क्रांतिकारी का नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। अंग्रेजों के लिए भस्मांकुर बन गई 1857 की क्रांति। 1857 में भगाए गए अंग्रेज जब वापस आए तो लाखों भारतीयों की हत्या कर दी। अंग्रेजों ने सोचा खत्म हुआ स्वतंत्रता संग्राम, अब भारत पर कंपनी नहीं बल्कि होगा कानून का राज, कानून के नाम सीधे ब्रिटिश सरकार का राज। 1857 का महासंग्राम किसी क्रांति का अंत नहीं था, एक नए राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत थी। यानी 1857 हुआ क्यों था? दो देश थे, इस देश को एक तरह से एक उपनिवेश बनाना अंग्रेजी राज्यों का और एक ईसाईकरण, दोनों ही फैल रहे थे। सफलता एक ही मिली थी और वो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त करके सीधा ब्रिटिश राज्य स्टैब्लिश हो गया था। लेकिन क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन की ज्वाला सतत जलती रही और इसके नायक थे वासुदेव बलवंत फड़के। लेकिन क्रांतिकारियों के भस्म से फिर फूटा अंकुर। वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में भारत ने फिर से ली अंगड़ाई। वासुदेव बलवंत फड़के एक बहुत बड़ी क्रांति की मिसाल थे, जिन्होंने देश के अंदर एक क्रांति की भावना फूंकी। वासुदेव ने सभी वर्गों से सहयोग लेकर किया सेना का गठन। फड़के ने देश की अर्थव्यवस्था पर किया था चिंतन। समय से बहुत आगे थे वासुदेव बलवंत फड़के के विचार। 38 वर्ष में वो चमत्कार किए, वो मार्गदर्शन किया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। कोर्ट में बलवंत फड़के ने कहा था, अंग्रेज देसी उद्योग धंधे को नष्ट कर रहे हैं। कोर्ट में बलवंत ने कहा, इंग्लैंड के माल से चुंगी हटा ली गई है ताकि भारतीय उद्योग पनप न पाए। कभी कभार यदि किसी भारतीय की तरक्की होती है तो अखबार उसी खबर की सुर्खियों से रंग जाते हैं, लेकिन 1 रुपए का 5 सेर गेहूं मिलने पर भी हम भूखे क्यों हैं, ये कोई नहीं सोचता। मेरा देश सुखी हो, स्वतंत्र हो, समृद्ध हो, इसी कारण मैंने शस्त्र उठाया था। यही आज हर भारतीय का कर्तव्य है। वासुदेव बलवंत फड़के। पाठ्य पुस्तकों में गाहे बगाए एक नाम मिल जाया करता है, वासुदेव बलवंत फड़के। चेहरे पर दाढ़ी और हाथ में एक दोनाली बंदूक। ये कौन थे, कहां से आए और अचानक कैसे उठ खड़े हुए, ये बात कहीं लिखी नहीं होती, इसलिए पढ़ाई भी नहीं जाती। वासुदेव बलवंत फड़के ने 1857 को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने नाना साहब पेशवा को भी समझा था और तात्या टोपे को भी देखा। महारानी लक्ष्मीबाई से लेकर वीर कुंवर सिंह की रणनीति को भी देखा। फड़के ने 10 मई को मेरठ से उठने वाली लपटों को देखा था और उसमें धू धू कर जलते अत्याचारी अंग्रेज और अंग्रेजी राज को भी देखा था। 1857 के बाद जिन्हें स्वराज्य का शब्द नारा लगाया वो वासुदेव बलवंत फड़के थे। बाकी ने बहुत बाद में लगाया। वो व्यक्ति जिसने कहा कि अंग्रेजों को शस्त्रों के द्वारा खदेड़ना है, पहला व्यक्ति वासुदेव बलवंत फड़के है। और इसलिए हम इसको फादर ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल इन इंडिया कहते हैं, इसीलिए हम इसको फादर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया कहते हैं, इसीलिए हम इसको हार्बिंजर ऑफ गुड फॉर्च्यून फॉर इंडिया कहते हैं। भारत का भविष्य लाने वाला वासुदेव बलवंत फड़के। फिर सितंबर महीने से लेकर नवंबर महीने तक की अवधि में हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया और पटियाले के नवाब और हरियाणा के जींद के नवाब जैसे कुछ राजवंशों की मदद से अंग्रेजों को फिर से भारत पर शासन स्थापित करते भी देखा। 1857 के संग्राम के समय फड़के की उम्र केवल 12 वर्ष की थी।
भारतीयों से इस क्रांति का बदला अंग्रेजों ने जिस प्रकार से लिया था वह उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। सैकड़ों लोगों को पेड़ों से लटकाकर फांसी दी गई, हजारों लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया और तोपों से उड़ा दिया गया था। काला पानी और जेल की यातनाओं को फड़के ने सिरे से महसूस किया था। अंग्रेजों के प्रति गुस्सा और विरोध का बीज तो उनके मन मस्तिष्क पर उसी समय पड़ गया था जो उनके बड़े होने के साथ धीरे धीरे पल्लवित होता है। वासुदेव का जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के शिरढोणे गांव में हुआ। फड़के ने 10वीं तक पढ़ाई की थी, 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। अब उन्होंने कुश्ती करना, घोड़े पर चढ़ना, ये चीज़ें शुरू की थी। एक लाहूजी नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रेनिंग उनको दी थी और ये भी कहा कि देश की आज़ादी के लिए काम करना चाहिए। यानी वो केवल रेसलर नहीं थे बल्कि उसने भी देशभक्ति की आग इनके मन के अंदर जगा दी थी। देखते थे क्या कुछ हो रहा है देश के अंदर जो था और मन के अंदर की तड़फ पैदा होती थी। 1871 में एक दिन उनकी मां के बीमार होने का तार उनको मिला। वासु, तुम शीघ्र ही घर आ जाओ, नहीं तो मां के दर्शन भी शायद न कर पाओ। अंग्रेज अधिकारियों ने छुट्टी नहीं दी, लेकिन वासुदेव दूसरे दिन ही अपने गांव चले गए। लेकिन तब तक मां का निधन हो चुका था। ये था गुलामी का दंश जिसे फड़के ने महसूस किया। 15 साल तक हालांकि एक मिलिट्री अकाउंट्स ऑफिस में पूना के अंदर इन्होंने काम किया था, लेकिन एक आध घटना और ऐसी हुई जिसके कारण के अंदर वो भक्ति देश की और जाग गई। इन्हें छुट्टी चाहिए थी। माँ अंतिम सांसें गिन रही थी। कहा मुझे छुट्टी दीजिए। कहा अभी छुट्टी मिल नहीं सकती। छुट्टी तब मिली जब माँ की डेथ हो गई थी। ये एक जीवन का परिवर्तनकारी मोड़ था। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता न्यायमूर्ति रानाडे के विचारों से जुड़े और स्वदेशी को प्रमुख स्थान दिया। उनके दादा महाराज शिवाजी के किलेदार थे। पेशवाओं की वीरता उनके इर्द गिर्द थी। उनके जिसको हम कहेंगे प्रेरणा स्रोत क्या थी? दादा, उनके दादा थे अनंतराव फड़के, जिन्होंने 1818 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया था। तब से उनका संघर्ष दिखाई देता है। 1857 के नवंबर तक क्रांतिकारियों की हत्या कर अंग्रेजी शासन सत्तासीन हुआ था, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि करीब 10 लाख क्रांतिकारियों की हत्या करने के बाद फिर कोई भारतीय आजादी के बारे में सोचेगा। अंग्रेजों ने सोचा न था, लेकिन कुछ ही समय के बाद एक बार फिर अंग्रेजों पर हमले शुरू हो गए। पुणे से अंग्रेजों को निकाल दिया गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में क्रांति की ज्वाला फूट पड़ी, जिसमें अंग्रेज जलने लगे। क्रांति की चिंगारी को सुलगाने वाले महान क्रांतिकारी का नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। मैं एक दो बात रखना चाहता हूँ। एक, उनका मानसिक सोच क्या थी और योजना क्या थी। उनकी मानसिक सोच थी, एक बार वो पकड़े गए थे अंग्रेजों द्वारा एक मंदिर के अंदर से, उनकी एक डायरी मिली है। दो चीज़ें उपलब्ध हैं उनकी, एक डायरी, एक आत्मकथा, छोटी छोटी। डायरी में उनकी मनोभावना है। कहते मेरे मन में मुझे तो खाते सोते बैठते सपनों में स्वराज्य आता था। मुझे आता था कि भारत की बीमारी का एकमात्र इलाज स्वराज्य है। भारत के अंदर अंग्रेजों को खदेड़े बगैर एक पास स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता, ये मुझे लगता था। तो सपने मुझे यही आता था। इस डायरी का पूरा उपयोग अंग्रेजों ने बाद में किया और उनको ये दिखाने के अंग्रेजों के खिलाफ, महारानी विक्टोरिया के खिलाफ वो बगावत कर रहे थे, ये बताने के लिए की है। उन्हें लगा देश का नक्शा बदला जा सकता है। वो कहते थे मुझे मेरे जैसे 25 लोग चाहिए, मुझे, मैं देश का नक्शा बदल सकता हूँ। योजना बनाई उन्होंने। योजना क्या थी? हर प्रांत में कुछ प्रमुख व्यक्ति भेजे जाएं, हर प्रांत की डाक तार व्यवस्था, रेलवे व्यवस्था ठप कर दी जाए और एक ही दिन सारे देश में सशस्त्र क्रांति होनी चाहिए। एक दिन में। ये भी सोचा कि जो जेलें हैं उनमें से कैदियों को छोड़ दिया जाए और कैदियों को हमारे अपने साथ लगाया जाए। ये योजना उन्होंने बनाई और ये भी बनाई, शायद बहुत लोग कल्पना ना हो कि आज़ादी के बाद भारत की तस्वीर क्या होगी। आज तो हम सोच सकते हैं, उसमें कल्पना करना मुश्किल था,
कहा उन्होंने कि हम गणराज्य की स्थापना करेंगे। उस समय यानी वो व्यक्ति कह रहा है गणराज्य की स्थापना। महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी जैसे देशभक्तों के संपर्क में आकर फड़के ने स्वदेशी का संकल्प लिया। उन्होंने स्वदेशी व्रत भी चलाया था। लिखने के लिए वे जंगली शेठे की कलम का प्रयोग करते थे। बरसात और धूप में विदेशी छाता का प्रयोग नहीं करते थे। धीरे धीरे फड़के के जोशीले भाषण का असर दिखने लगा। स्वदेशी का संकल्प, स्वदेशी व्रत चलाया जिसे लोगों ने अपनाया। जंगली सेठे की कलम बनी, धूप या वर्षा में भी विदेशी छाता नहीं अपनाया। फड़के ने देश की भावी अर्थव्यवस्था की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली थी। 1876-77 में महाराष्ट्र में भीषण अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ। शासन की उदासीनता को देखकर फड़के के मन में सरकार के खिलाफ नफरत पैदा हुई। एक धमेरी नाम का गांव है पूना जिले में। सबसे पहले वो उनका टारगेट बना। पहले क्या होता था? होता ये था कि इनकम टैक्स इकट्ठा हुआ, आसपास के इलाकों का उस गांव में किसी अमीर आदमी के पास रख देते थे और फिर अगले दिन ले जाते थे। तो उस धमेरी गांव का जो टैक्स है, इनकम, एक दिन इकट्ठा हुआ, पता चला कि इनकम टैक्स आ गया है। वहाँ एक उद्योगपति थे बालचंद नाम के, कि भाई इनके पास वो रखा जाता है। पैसा जमा हो गया, पहुँच गए उसके पास। इनकम टैक्स में कुल 400 रुपये इकट्ठे हुए थे। लेकिन सरकार को भी पता चला और सरकार ने कहा डाका डाल दिया है। उन्होंने कहा कि वासुदेव बलवंत डाकू है। 400 रुपये वो मिले थे तो वो गरीबों में बांट दिए। कारण 1876 में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में। वासुदेव के कार्यों की बड़े लोगों ने उपेक्षा की। लोग उनकी बातों को सुनते तो थे, लेकिन सहायता देने की बात पर कहते, आप कहते तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी सरकार का विरोध मुट्ठी भर लोग किस तरह कर सकते हैं। कुछ व्यक्तियों ने तो यहाँ तक कहा कि ईश्वर की ही कृपा से अंग्रेज यहाँ आए हैं। वासुदेव बलवंत फड़के ने एक युवकों की टोली खड़ी करने का कोशिश की कि देश की युवा शक्ति खड़ी करी जाए। राम जोशी करके एक संप्रदाय था, उनको उन्होंने जोड़ा, कौल को जोड़ा, भील को जोड़ा, धंगेरा एक और जाति थी उसको जोड़ा। छोटी छोटी जातियों को जोड़ करके एक बड़ी सेना उन्होंने बनाई थी। कोशिश पहले एक ही थी कि पढ़े लिखे लोगों को भी लिया जाए, लेकिन अंग्रेज पढ़े लिखे लोग लगा ये काम नहीं कर पाएंगे। उन लोगों को जोड़ा तो कई बार मुझे समझ आता है कि देश के जो महान पुरुष हुए, सामान्य व्यक्ति को जोड़ करके राष्ट्र को उन्होंने खड़ा किया था, जागृत किया था। ऐसे ही इन्होंने भी एक पार से की। गरीबों और पिछड़ों ने फड़के का साथ दिया। इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले शिवाजी के दुर्गों के रक्षक हुआ करते थे, पर अब किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे। छोटी मोटी चोरियां भी कर लेते थे। सह्याद्री की पहाड़ियों में ये लोग छापामार युद्ध का अभ्यास करते थे। देश की दास्ता के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने के लिए उन्होंने हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी का ही मार्ग अपनाया। उनके सामने जो इशू था, दृष्टि थी, वो शिवाजी की दृष्टि थी। कई बार ये भी कहते मैं हिंदू राज्य की स्थापना करनी है, स्वराज्य की दृष्टि थी। वो स्वराज्य जो शिवाजी ने कभी हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया था। तो एक तरीके से शिवाजी उनके आदर्श थे। उस समय महादेव गोविंद रानाडे नाम के व्यक्ति हुए थे, उनके भाषण सुनने वो जाते थे। हालांकि गोविंद रानाडे के भाषण का जो विषय होता था वो अंग्रेजों द्वारा आर्थिक लूट, ये विषय होता था, लेकिन वो सुनते थे, देखते थे और उनके मन में चेतना जागती थी। जब संगठन बड़ा हो गया तो फड़के घर पहुंचे। पत्नी को अपने लक्ष्य के बारे में बताकर सदा के लिए उनसे विदा ले ली। शस्त्रों के लिए फड़के की टोली ने अंग्रेजी साहूकारों और जमींदारों से साम दाम दंड भेद लगाकर पैसे निकाले और स्वराज्य प्राप्ति के बाद सूद सहित वापस करने का वादा भी किया। एक समय ऐसा भी आया कि फड़के ने पुणे नगर को कुछ दिनों के लिए अपने नियंत्रण में ले लिया। लोग उन्हें शिवाजी का अवतार मानने लगे और परेशान अंग्रेजों को 1857 के दोहराने का
डर सताने लगा। फड़के ने रामोशी नाम का क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। महाराष्ट्र के 7 जिलों में वासुदेव की सेना का जबरदस्त प्रभाव फैल चुका था, जिसको देखते हुए अंग्रेज अधिकारी एक दिन मंत्रणा करने के लिए विश्राम बाग में एकत्रित हुए। एक सरकारी भवन में बैठक चल रही थी। 13 मई 1879 रात के ठीक 12 बजे वासुदेव अपने साथियों सहित वहां आ गए। अंग्रेज अफसरों को मारा और भवन को आग लगा दी। अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। लेकिन दूसरे ही दिन मुंबई नगर में वासुदेव के हस्ताक्षर के पोस्टर लगे मिले कि जो भी व्यक्ति अंग्रेज अफसर रिचर्ड का सर काटकर लाएगा उसे 75,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 50,000 का इनाम कि जो पकड़ देगा 50,000। इन्होंने कहा नहीं, जो पकड़ देगा 75,000 हम देंगे। किसी भी अंग्रेज का सिर काट के ला दो 75,000, मेरा तो सिर ठीक है 50,000, मैं 75,000 दूंगा। अंग्रेज बौखला गए। अंग्रेज इतने डर गए कि अपने दूर दराज के बंगले और ठाट बाट छोड़कर मुंबई और पुणे में जाकर रहने लगे। कोंकण प्रदेश में फड़के की तूती बोलने लगी। महाराष्ट्र में रहने वाले सभी अंग्रेज सहम गए। इस बीच एक दिन तुलसी घाटी में अंग्रेजी सेना और उसके आयरिश कर्नल डोनाल्ड से लड़ते हुए दौलतराव नाइक शहीद हो गए। बासु उस समय वहां मौजूद नहीं थे। इनका दूसरा साथी थाने पुलिस के हत्थे पड़ गया। ब्रिटिश पुलिस ने उसको थाने में जिंदा जला दिया। इसके कुछ ही दिन बाद बासु को बीजापुर के गंगापुर ग्राम में अंग्रेजी सेना ने घेर लिया। खबर पाकर अंग्रेज अफसर मेजर डेनियल बड़ी सेना साथ लेकर आया। उस रात बासु ने ज्वर से पीड़ित होकर एक मंदिर में शरण ली। 20 जुलाई 1879 की वो रात मेजर डेनियल ने बासु को आधी रात के समय सोते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुणे की अदालत में फड़के पर मुकदमा चला। गणेश वासुदेव जोशी बासु के वकील हुए। फड़के से अंग्रेज इतने ज्यादा नाराज थे कि कोई भी वकील उनका मुकदमा लेने के लिए आगे नहीं आना चाहता था। काका गणेश वासुदेव जोशी साहस करके सामने आए तो उनके मित्रों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। इस बार जोशी ने मुस्कुराकर कहा कि अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा उनकी जान ले लेंगे और उनको फड़के के साथ फांसी पर लटका देंगे। इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकते ना। मुकदमा चलाया गया और आप जानते ब्रिटिश टाइम मुकदमे क्या चलते थे। एक नाटक होता था, लेकिन उस नाटक में हजारों लोग आते थे, देखने आते थे कौन है वो व्यक्ति जो है। यानी यही नाटक, यही बड़ी भारी संख्या बाद में भगत सिंह के टाइम में भी दिखाई देती है। लोग सुनने आते थे। मुकदमे के अंदर 2 बातें खास कही गई। एक ये डाकुओं का नेता है और दूसरा महारानी विक्टोरिया का राज्य पलटना चाहता है। तो ये मुकदमा चला था। मुकदमे का निर्णय हुआ। निर्णय क्या हुआ? निर्णय ये हुआ कि इसको आजीवन कारावास दिया जाए। वासुदेव बलवंत फड़के ने अदालत में अपने बयान में कहा, अंग्रेज भारत को धोखा देकर लूट रहे हैं, देसी उद्योग धंधे नष्ट कर रहे हैं। इंग्लैंड के माल से चुंगी हटा ली गई है ताकि भारतीयों का उद्योग पनप न सके। जनता से जबरन धन वसूल कर अंग्रेज अफसर अपनी जेबें भर रहे हैं और भारतवासी भूखों मर रहे हैं। इससे बचने का एक ही उपाय नजर आ रहा था कि देश गुलामी से आजाद हो। मेरे प्राण भले ही चले जाएं, पर मेरा देश सुखी हो, स्वतंत्र हो, समृद्ध हो। इसी कारण मैंने शस्त्र उठाया, विद्रोह किया। यही आज हर भारतीय का कर्तव्य है। मैं न सही, कभी तो कोई जरूर सफल होगा। उस काल की यदि हम देखें गुप्त दस्तावेजों को, आत्मकथा को, उनकी डायरी को, तो ये ज्ञात होता है कि बड़े बड़े क्रांतिकारी उनसे प्रेरणा लेते थे। चापेकर बंधु उनसे प्रेरणा लेते थे। बाद में सावरकर ने उनसे एक बार से प्रेरणा ली थी और उनको भी लगता था यही मार्ग ठीक है जो उन्होंने एक बार से आया। अनेक क्रांतिकारी इस पथ पर चले थे और उन्हें वही भाषा बोली थी जो कि वो बोलते थे। जस्टिस व्यूहेम ने वासु को आजीवन कारावास की सजा दी। फिर 9 जनवरी 1880 को वासु को बेड़ियों से जकड़कर अरब के अदन की जेल में डाल दिया गया। एक ऐसी सीमा पर
जो हैदराबाद निज़ाम से लगती थी, उस सीमा पर ये अरेस्ट कर लिए गए थे और इनको जेल में रखा गया। कौन सी जेल में रखे हैं? सोचा क्या खतरनाक डाकू हुआ, कहाँ रखे इसको? सोचा पहले सोचा कि अंडमान जेल के अंदर रखें। हम सबको ज्ञात होगा कि अंडमान की जेल 1857 में बनी थी और वो इसलिए बनाई गई थी, जो क्रांतिकारी थे उनके लिए बनाई गई थी। 1857 की क्रांति में जिन्होंने भाग लिया था, अधिकतर लोग अंडमान की जेल में रखे गए थे। बाद में सावरकर भी वहीं रखे गए थे। सोचा इस जेल में रखा जाए, फिर लगा कि ये तो ज़्यादा खतरनाक है, अंडमान जेल काफ़ी नहीं इसके लिए, कहीं अंडमान जेल पे मेले लगने शुरू हो जाएं। कहा इसको भारत से बाहर भेजा जाए। अदेन नाम की जगह, एडेन भी कह देते हैं, उस जगह पर उस कैद, वहाँ पर उनको जेल में रखा गया। 9 महीने बाद वहां से इस देह के जर्जर रहते हुए भी हथकड़ी बेड़ी तोड़कर 12 अक्टूबर 1880 को अदन जेल की ऊंची प्राचीर से उन्होंने छलांग लगा दी। करीब 17 मील भागने के बाद वो फिर से पकड़ लिए गए। 3 वर्ष तक उसी अदन जेल में नारकीय यातनाएं झेलते हुए वासुदेव फड़के 17 फरवरी 1883 को संध्या 4:20 पर शहीद हो गए। 3-4 दिन के बाद इनके मन में आया कि क्यों न शिवाजी की तरह से देखा जाए, क्यों न भाग लिया जाए। तो इन्होंने भाग गए और वो भागे, लेकिन 3-4 दिन बाद, क्योंकि वो जगह तो अधीन ऐसी थी, आसपास भी कोई आदमी नहीं, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं, कोई भारतीय नहीं, वो पकड़ लिए गए और फिर इनको जेल के अंदर बंद किया गया। 13 फरवरी 1883 विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल कर दी और भूख हड़ताल उनकी चलती रही, 4 दिन चली। 17 फरवरी को इस महान देशभक्त ने अपना जीवन दान दिया था। फड़के की गिरफ्तारी के लिए घोषित इनाम की रकम हैदराबाद के निजाम के द्वारा दी गई थी। चकित करने वाली मानसिकता का ऐसा उदाहरण आखिरकार कहाँ मिल सकता था? फड़के ने रोजानामचा में एक बार लिखा था, अंग्रेजी हुकूमत के कारण भारत की हजारों लाखों संतानें भूखे मर रही है। इन शासकों का हर काम बेईमानी से भरा हुआ है, जिसे हमारी जनता समझ नहीं पा रही है। किसी भारतीय की तरक्की होती है तो सारे अखबार उसी खबर की सुर्खियों में रंग जाते हैं और सभी ये कहते हैं कि गोरे शासक कितने अच्छे हैं कि कालों को भी सम्मान और उच्च पद दे रहे हैं। 1 रुपए का 5 सेर गेहूं मिलने पर भी हम आखिरकार भूखे क्यों हैं, ये कोई नहीं सोचता। ज्योतिबा फूले भी वासुदेव बलवंत फड़के के साथी थे। लोकमान्य तिलक भी बासु के पुणे वाले अखाड़े में जाते थे और यहीं उन्होंने शस्त्र चलाना सीखा। 57 से आगे जितने आंदोलन हुए, कांग्रेस ने कभी पूरी आज़ादी की मांग की ही नहीं इतिहास में। लेकिन वासुदेव बलवंत फड़के कहते थे सशस्त्र क्रांति। उस व्यक्ति का बलिदान तब हुआ जबकि कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ था, कांग्रेस का जन्म भी बाद में हुआ। तो वासुदेव बलवंत फड़के इस प्रकार के व्यक्ति रहे जिन्होंने एक तरह से देश के अंदर नई चेतना, नई लौ जगाई, नई चैतन्य उत्पन्न किया। ऐसे बस फड़के थे। वो चर्चित शनिवार वाड़ा भी पुणे में है, जहां 1875 में बासु डोंडी पीटकर संध्या समय सभा करके अंग्रेजों के विरुद्ध भाषण दिया करते थे। फड़के ने अदालत में अपने बयान में कहा था कि मैं भारत में प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहता था। मैंने डाके डलवाए, लेकिन कभी भी किसी के धन को छुआ तक नहीं। मैं दधीची बनना चाहता था ताकि मेरी हड्डियों से भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को काटा जा सके। बात साफ है कि फड़के ने जो कुछ भी किया उसे खुलकर भरी अदालत में बता दिया। सत्यनिष्ठ, अग्रसोची और देशभक्त फड़के हमारे देश की भावी पीढ़ी की प्रेरणा है, जिन्हें हम सब नमन करते हैं। आज की प्रस्तुति में इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व के साथ। नमस्कार।